हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 3 फरवरी 2023 का जो सीटेट पेपर हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे पेडागोजी को अभी छोड़ दे रहे हैं, हम लोग केवल 20 क्वेश्चन को करेंगे। और जब ये साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पेडागोजी वाला क्वेश्चन करेंगे और फिर समय मिलेगा तो मैथ भी आपका हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, ठीक है, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे वाला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है और आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट S1 जो है वह कह रहा है दहन। दहन मतलब क्या होता है? कंबसन होता है। तो घबराना नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि एक बार में ये, ठीक है, इस तरह क्लियर आपको दिख जाएगा। ऑल कंबसन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दहन की सभी अभिक्रिया जो होता है उसमें क्षेपी अभिक्रिया होता है। सही बात है, जितना भी कंबसन होता है मतलब किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं उसी को तो कंबसन बोलते हैं। तो कंबसन जो होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, सही बात है भाई। दूसरा है ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज इन ऑल दीज रिएक्शन। कंबसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। हाँ, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो जलता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या होता है यहाँ पे? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब प्लस क्या होगा? हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन में होगा, मतलब सभी कंबसन में रिएक्शन में होगा। सही बात है। तो S1 भी सही है और S2 भी सही है। और S2 जो है उसका रीजन है, एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। ठीक है, तो सभी कंबसन रिएक्शन क्या होता है उसमें ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या होता है? सब्सटेंस का कंबसन होता है, जलता है और CO2 प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बार बार आपको हम बता देते हैं भाई, जो भी आप सीटेट पेपर दे, पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, बीएड वाला तो पेपर 2 के भरोसे रहेगा। ठीक है, और डीएड वाला पेपर 1 के भरोसे रहेगा। तो जो भी पेपर आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपको हर एक, मतलब 2011 से लेकर 2023 तक का पेपर मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, टाइम लगता है सबको बनाने में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर के साथ मिलेगा, मतलब जो पेपर आप डाउनलोड कीजिएगा उसके नीचे उसका आंसर भी होगा, इसीलिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत बच्चे पेपर डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन आंसर मिलाने में दिक्कत होता है और बिना आंसर का उस क्वेश्चन का कोई खास मतलब नहीं रहता। इसीलिए उस लिंक पे जाइए और वहाँ पे आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा पेपर आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। ठीक है, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट है पेपर 2 को निकालना चाहते हैं और साइंस के स्टूडेंट है, साइंस और मैथ के स्टूडेंट है, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को कीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा आपको पेपर 2 निकालने में यही हेल्प करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी सीरीज भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसको देखिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का उसको देख लेते हैं। एक है रिएक्शन 1 रिएक्शन 2। तो देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होगा, बार बार हम बोलते हैं 6 to 8 आपको पूरा कंप्लीट रखिए और 9 10 भी कंप्लीट रखना है। क्योंकि 6 to 8 पढ़िएगा तो सीटेट जो पेपर 2 है साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें आपका 80% क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन 20% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो साइंस है 9 और 10 भी कंप्लीट होना चाहिए। तो 6 to 8 कीजिएगा तो आप लगभग 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होता है 9 और 10 का भी दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन 10 का है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन 1 है बैरियम क्लोराइड BaCl2 का रिएक्शन कराता है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन जो होगा आपको क्लियर मालूम है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये रिएक्शन कैसा होगा? आयनिक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? आयनिक। और ये आयनिक रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ये 10th क्लास का है, बात समझ रहे हैं। इसमें जो होता है डबल एक्सचेंज होता है, Ba चल जाएगा SO4 के साथ BaSO4 और Na चल जाएगा Cl के साथ। ठीक है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 जो है, मतलब रिएक्शन 1 जो है वो कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल कौन है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 2 नंबर है, बस एक ही आंसर से आप दोनों टिक आउट कर सकते हैं। R2 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखिए ऑप्शन में आपको एकदम क्लियर है, थोड़ा दिमाग अप्लाई करना है। और ऐसे भी इसको देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये अगर रिएक्ट करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाना कहा दे दिया, इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको आप देखने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से R1 से ही पहचान लीजिएगा, क्योंकि R1 दिया है लेकिन R2 आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, R2 आपको देखने की जरूरत नहीं है, R1 से ही क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही स्टेटमेंट को चुनना है। ठीक है, S1 है भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल होता है, मतलब फिजिकल चेंज जो होता है हमेशा रिवर्सेबल होगा नहीं। आपको पढ़ा चुके हैं 6th क्लास में, फिजिकल चेंज जो होता है जनरली रिवर्सेबल होता है, लेकिन कुछ फिजिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं हो सकता है। कोई चीज टूट जाए, किसी चीज को फाड़ दीजिए, ठीक है, तो वो फिर से वो रिवर्स जल्दी नहीं हो सकता है, बात समझे। तो कुछ फिजिकल चेंज जनरली क्या होता है, मतलब फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सेबल होता है, लेकिन कुछ क्या होता है इरिवर्सेबल भी होता है, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया।
अगला है नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्मड इन ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, सही बात है। तो फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो सेकंड वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो S1 जो है गलत हो गया और S2 जो है सही हो गया। तो कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन, S1 हो जाएगा गलत और S2 हो जाएगा सही। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता मैच द फ्लोइंग, मैच कराना है। तो देखिए आपको बता चुके कैंडल जब जलता है इसका जो फ्लेम होता है, ज्वलन जो होता है, ठीक है, उसमें 3 लेयर होता है। एक ऊपर वाला होता है, एक बीच वाला होता है और एक नीचे वाला होता है। ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, सबसे गर्म होता है। उसके बीच वाला क्या होता है, थोड़ा कम गर्म होता है, ठीक है, मध्यम गर्म होता है। और सबसे नीचे वाला जो होता है ब्लैक ब्लैक, वो क्या होता है आपका, सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म। ठीक है, और ये जो होगा क्या होगा, काला होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ब्लू होता है। और बीच वाला क्या होता है, ये पीला होता है। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, सब पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िएगा एनसीईआरटी में तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो स्वार्थिक गर्म भाग जो होगा उसमें क्या होता है, उसमें पूरा दहन होता है, पूरा उसमें कंबसन होता है। ठीक है, मध्य गर्म भाग जो होता है उसमें क्या होता है, आंशिक दहन होता है। और न्यूनतम गर्म भाग में उसमें क्या होता है, उसमें कोई दहन नहीं होता है उसमें। ठीक है, पूरा जलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 2, बी का कितना हो गया 2 और सी का कितना हो गया 1। तो 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिए बीपीएससी, फिर से बोल रहे हैं बार बार, बीपीएससी TRE 2 दीजिए तब, या कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें अगर साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल अगर आ रहा है, जैसे बीपीएससी का पैटर्न अब बदल चुका है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पूछ रहा है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, तो बीपीएससी का जो अधिकारी वाला उसको दीजिए तब, या बीपीएससी TRE मतलब टीचर वाला दीजिए तब। आप याद रखिएगा एनसीईआरटी पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए। और सीटेट का जो पेपर है साइंस वाला या एसएसटी वाला, साइंस एसएसटी, मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ बहुत सिंपल है, मैथ का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैथ बहुत सिंपल पूछता है। लेकिन इसका जो साइंस है और एसएसटी है बहुत मस्त है, इसको आप खूब अच्छा से कर लीजिए, ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ताकि मेरा मतलब बताना नहीं चाहिए, बार बार बताते रहते हैं आपको। बीपीएससी TRE जो हुआ था मेरा 72 मार्क्स था, ऐसे 77 आया था लेकिन घट उठ गया 72 आ गया। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की मिलाते मिलाते 72। तो मेरा जो बेस था वही था मैथ प्लस SST प्लस साइंस, अब पूरा क्या था एनसीईआरटी। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को बेस बनाइए। और एनसीईआरटी पढ़ना है तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करा रहा है। जब साइंस कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड रहता तो भाई हम तो लाइव पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो फिर जैसे हमको रिसोर्स मिलेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और बार बार बोलते हैं भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है भाई, क्या पैसा लगता है एक बात रहता, हम तो सोचते हैं भाई अगर पैसा लगता सब्सक्राइब करता, मेरा हालत क्या रहता, हमको पैसा देकर सब्सक्राइब करवाना पड़ता है। तो सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है, लाइक में पैसा नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, अगर नहीं देखना है खराब है तो डिसलाइक कर दीजिए या मत देखिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं वीडियो को पूरा, अगर लग रहा है आपको हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा पा रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ लिख दीजिए, सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है या अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, उससे हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, हम भी एक अभ्यर्थी, हम भी एक कैंडिडेट है, बीपीएससी TRE 2 का हम भी तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस समझ रहे हैं। तो ऐसे हम, मेरा टीचिंग पहले से प्रोफेशन रह चुका है। ठीक है, कोचिंग वोचिंग कराते हैं, तो चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से आपका जो भला हो सकता है वो करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो ये वाला जो आपको बता रहा है ये कहीं नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी जो साइंस है वो अच्छा से नहीं है कहीं पे, और पेपर 2 में साइंस के लिए आप इधर उधर भटकिएगा, कहीं पे आपको अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जी सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दिशा जो भी प्रॉब्लम लिखिए। ठीक है, और पूरा पेपर भी आपको फ्री में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Which of the following metals does not react with dilute hydrochloric acid? देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे जो होता है छाप, जिसको बोलते हैं छाप, देखिए सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों को तो बातें हटा दीजिए। ठीक है, तो नीचे बचता है कौन, मरकरी, इसका भी बात हटा दीजिए। एक बच गया आपका कॉपर। कॉपर याद रखिए, बार बार कॉपर में ले जाएगा। कॉपर जो होगा, ठीक है, कॉपर जो होता है एसिड से हाइड्रोजन को हटा नहीं पाता, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉपर अगर रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसके साथ कर लेगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं कर पाएगा। तो आयरन कर लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम कर लेगा, एल्यूमिनियम तो करेगा ही, मैग्नीशियम करेगा ही, लेकिन कॉपर जो है नहीं कर पाएगा। लेकिन यही H2SO4 के साथ कीजिएगा तो H2SO4 के साथ ये रिएक्शन कर लेगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही आंसर आपको बताना है। कह रहा है ए एंड बी होरिजन्स आर रिच इन वाटर, मिनरल एंड ह्यूमंस। अर्थ का जो नीचे वाला लेयर होता है, 4 लेयर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो 4 लेयर जो होता है उसमें ए और बी जो लेयर होता है उसमें वाटर होता है, मिनरल होता है, ह्यूमस होता है। सही बात है भाई। दूसरा स्टेटमेंट, ये तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है,
इसको रिपीट करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी होरिजन्स इज एडवांटेजियस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ए और बी सशंतर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों की अवशोषण के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, जो पेड़ का जो जड़ होता है, ठीक है, वह जो होता है जल को और खनिज को अवशोषण करता है। कौन लेयर में? अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है वाटर होता है, सेकेंड स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है? मिनरल होता है, और इसमें क्या होता है? ह्यूमस होता है। ठीक है, तीनों चीज इसमें रहता है और इसी को प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो पहले वाला बात सही है और सेकेंड वाला बात भी क्या है? सही है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज या आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो ये जितना भी है इम्प्योरिटीज होता है, सीवेज मतलब नाली का जो पानी होता है उसमें ये सब इम्प्योरिटीज है। लेकिन यहाँ पे वैसे इम्प्योरिटीज का बात करना है जो इनऑर्गेनिक है। तो देखिए यूरिया हो गया ऑर्गेनिक, तो इसको छोड़िए। ठीक है, वेजिटेबल जो वेस्ट होता है, पूरा जो वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, जो भी खाना होता है क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, इसको भी छोड़िए। और जो फॉस्फेट है ये इनऑर्गेनिक है और पेस्टिसाइड्स क्या? इनऑर्गेनिक। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको दिया है। तो फॉस्फेट और पेस्टिसाइड जो है ये सुएज में ऐसा होता है जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होता है, जो अकार्बनिक अशुद्धि होता है। ये भी अशुद्धि है, ये भी अशुद्धि है, सॉरी ये भी अशुद्धि है, लेकिन दोनों क्या है? ये आपका कार्बनिक औषधि है। यहाँ पे चुनना है आपको अकार्बनिक औषधि मतलब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन सा बात सही है? टू प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं भाई, दो प्लांट्स का क्या जरूरत है? ये तो एक प्लांट्स का एक फूल होगा वही आपस में कुछ ना कुछ कर लेता है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है, बात समझे? या एक प्लांट का एक फूल है, उसी का दूसरा फूल है, उससे भी हो जाता है। तो दो प्लांट होना अनिवार्य नहीं है। वन इंसेक्ट्स आर एजेंट फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन जो होता है मतलब पोलिनेशन में आपको बता दी एंथर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, स्टिग्मा में, तो उसको पहुंचाने के लिए क्या केवल एजेंट्स जो होता है इंसेक्ट होता है? नहीं, इंसेक्ट के अलावा और भी चीज़ होता है। इंसेक्ट होता है, चिड़िया होता है, हवा होता है, बात समझ रहे हैं? बहुत सारा चीज़ होता है, हाथी भी होता है। सबसे बड़ा फूल जो रेफ्लेसिया होता है उसमें वो पोलिनेशन करता है। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओनली आफ्टर पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, सही बात है। प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। सीड से ही प्लांट ऑब्टेन किया जाता है, सही बात है। तो सीड से प्लांट ऑब्टेन किया जाता है। सीड्स अगर नहीं हो तभी प्लांट्स को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्ता से भी प्लांट हो जाता है, जड़ से भी प्लांट निकल आता है, स्टेम से भी प्लांट निकल आता है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? सी और डी। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को क्या करना? अलग कर देना है। ठीक है, तो देखिए कॉकरोच के बारे में पढ़े हैं, जैसे कॉकरोच में श्वसन प्रणाली होता है, श्वसन अंग होता है, उसी तरह ग्रास होपर में भी होता है। दोनों का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सेम है। उसके बाद एंड भी इसी कैटेगरी में आएगा, इसका भी सेम होता है। लेकिन स्नेल जो होता है, घोंगा जो होता है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है। तो ग्रास होपर का मतलब टिड्डा का, कॉकरोच का और चींटी का जो होता है श्वसन अंग वो सेम होता है, लेकिन घोंगा का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे ऑड चुनना था, तो तीसरा क्या हो जाएगा? घोंगा जो है ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड है, मतलब ब्लड जो प्यूरिफाई होता है उससे जो यूरिन निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो कैसे निकलता है उसका आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना है। ठीक है, यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में मतलब मूत्राशय में जो मूत्र भंडारित होता है, जो जमा होता है, वो पास कर दिया जाता है। ठीक है, यूरिनरी के द्वारा, जिसके इंड पर क्या होता है? ओपन होता है, जिसको यूरेथ्रा भी बोलते हैं। मतलब मूत्राशय में जो भंडारित मूत्र होता है, मूत्र मार्ग के सिरे जो अंत होता है जहाँ पे खुला रहता है पेनिस के द्वारा, उपस्थित मूत्रीय से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला है यूरेटर्स कैरी यूरिन टू यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, मूत्र वाहिनियों मूत्र के मूत्राशय तक ले जाती हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसका हम लोग ऑर्डर लिखना है। अगला है उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगला है लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ जो होते हैं रुधिर छानने के लिए विकक तक पहुंच जाता है। अगला है जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ विकक में छन कर मूत्र रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पांचों में सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है डी वाला, मतलब ये एक नंबर पे होगा। लाभदायक एवं हानिकारक जो पदार्थ होता है, ठीक है, यह जो होता है रुधिर में रहता है और रुधिर को छनने के लिए कहाँ तक पहुँचता है? विकक तक पहुँचता है, किडनी तक पहुँचता है। तो पहला ये काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है? इसमें से जो उपयोगी पदार्थ होता है वो ब्लड में फिर आ जाता है, 2 नंबर। और इसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है वो मूत्र के रूप में मूत्राशय में चला जाता है, 3 नंबर ही काम हो गया।
चौथा काम क्या होता है, ये मूत्राशय में, मतलब मूत्राशय में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और पांचवा काम क्या है, ये मूत्राशय से क्या होता है, यूरेथ्रा द्वारा, ठीक है, मतलब जो मूत्र वाला मार्ग होता है आगे वाला, पेनिस के द्वारा ये क्या होता है, निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया पांचवा। तो आपका ऑर्डर हो गया डी सी ई ए बी, डी सी ई ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी सी। देखिए डी सी से यहीं से आपको पता चल गया, डी सी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 4 पे आएगा, ये वाला 5 पे, ये तो निकल ही गया, पास हो गया, सबसे अंतिम काम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र जो है मूत्राशय में जमा होता है। यहाँ से मूत्राशय से क्या हो गया, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे क्या होगा, निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डी सी। डी सी से ही आप पता कर सकते हैं, डी सी कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो डी सी, उसके बाद ये आएगा, बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कीजिएगा तब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी का कितना इंपोर्टेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, केक के लिए आटा गूंधते हुए, ठीक है, केक के लिए आटा को गूंधा जा रहा है, रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटा में डाली, उस आटा में चीनी को और ईस्ट को डाल दिया जा रहा है। कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद आटे में खट्टी गंध क्यों आ रही है। अब आटा में खट्टा गंध आ रहा है, किसके कारण, तो देखिए ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करेगा और यह चीनी को, शुगर को बदल देगा, किस में बदल देगा, ये बदल देगा अल्कोहल में, मतलब इथेनॉल में, इथेनॉल में बदल देगा। और इथेनॉल की वजह से जो आटा है उसमें जो गंध होगा वो कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ऑप्शन कौन सा सही है, मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा कि अल्कोहल होगा कि ईस्ट जो है, ईस्ट में चीनी डाल दिया, चीनी का कोई रोल नहीं है, चीनी कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे बनेगा नहीं, लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है, जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न करता है कौन, ईस्ट। ईस्ट जो होगा शुगर को किस में बदल देगा, इथेनॉल में बदल देगा, ठीक है। और इथेनॉल के कारण जो है वो जो होगा, गंध जो होगा उसका खट्टा होगा, ठीक है। और शुगर, इथेनॉल और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वजह से क्या होता है, ये गंध नहीं होता है, ठीक है, गंध इथेनॉल के कारण होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसको सॉफ्ट बना देगा, नम। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जे आटा से जो केक बना है या जो बन रहा है आटा से, वो नरम हो गया, तो नरम किसके कारण होगा, तो वो नरम होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही आंसर आपको बताना है। कह रहा है ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज। आर्टरीज में केवल एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज को क्या बोलते हैं, धमनी। तो धमनियों में रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, सही बात है। अगला स्टेटमेंट है धमनियों में कपाट होता है, मतलब आर्टरीज में भाल्व होता है, गलत बात है भाई, आर्टरीज में नहीं होता है, किस में होता है, वेन्स में भाल्व होता है, जो उसको नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। कहीं वेन्स का काम है ब्लड जो होगा शरीर के बाकी भाग से वो हट में ले जाएगा, तो उसमें क्या होता है, भाल्व होता है जो नीचे नहीं आने देगा उस ब्लड को, ठीक है। तो S1 जो है सही हो गया और S2 क्या हो गया, गलत हो गया। तो 12 का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन। बात समझे, S1 गलत हो गया और S2 क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रसोई में, ठीक है, छत के निकट, रसोई में छत के निकट दीवार जो होता है, जैसे ये छत हो गया ऊपर वाला, इसके निकट यहाँ पे जो दीवार होता है जहाँ पे वेंटिलेटर होता है, वहाँ पर जो दीवार है उस पर निवारक पंखा लगा हुआ है, मतलब एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। एग्जॉस्ट फैन जो लगता है घर का जो भी हवा होता है, गर्म हवा, उसको बाहर कर देता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है निवारक पंखा रसोई के खिड़की के साथ लगा हुआ है। अगर खिड़की के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे खिड़की और खिड़की में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो कौन बेहतर है। तो देखिए अगर खिड़की के पास लगा है तो खिड़की से हवा कैसे आएगा भाई, खिड़की से तो हवा आएगा, ठंडा हवा आएगा, और गर्म हवा एग्जॉस्ट के द्वारा क्या होगा, बाहर जाएगा। तो खिड़की के ऊपर रखिए, हाँ, मतलब एक साइड रखना पड़ेगा आपको, खिड़की में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। अलग रहेगा तो खिड़की से हवा आएगा ठंडा, और एग्जॉस्ट के द्वारा जो गर्म हवा रहेगा वो बाहर चल जाएगा। तो खिड़की में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, उतना अच्छा ये काम नहीं करेगा। तो बोल रहा है रसोई से उष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में कौन सा अधिक प्रभावी होगा। तो ये वाला ज़्यादा प्रभावी होगा और ये वाला क्या होगा, कम प्रभावी होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो है एक कंडीशन में जो एग्जॉस्ट फैन को रखा गया वो ज़्यादा प्रभावी होगा, उसमें जो होगा रूम से वो गर्म हवा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन का निवारक पंखा का काम ही होता है गर्म हवा को बाहर फेंकना, ठीक है, और खिड़की से ठंडा हवा क्या आएगा, अंदर आएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है एक सरल, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक सरल लोलक में मध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच दूरी डी है, ठीक है, पेंडुलम हो गया, ये मध्य स्थिति हो गया और ये चरम स्थिति, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो टोटल डिस्टेंस एक राउंड, मतलब एक पेंडुलम जब आएगा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, वन कंप्लीट जब अपना मोशन पूरा करेगा, तो यहाँ से यहाँ एक डी है, 4 बार जाएगा तो कितना डी हो गया, 4 डी। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा, कितना करेगा 4d करेगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है, याद रखेंगे फॉर्मूला 2π/g, ये टाइम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कहता है d है, दूरी d/4 तय करने में t1 सेकेंड लगता है। तो देखिए 4d तय करने में उसको समय कितना लगता है, उसको समय लगता है 2πg, ठीक है। तो बोलता है d/4, तो d कंप्लीट करने में उसको समय कितना लगेगा, t/, कितना लगेगा, ये t हो गया आपका, t/, कितना लगेगा 4, और d/4 को कंप्लीट करने में उसको समय कितना लगेगा, उसको समय लगेगा t/16, 4 से डिवाइड कर दिए। तो d/4 को कंप्लीट करने में उसको समय लगा t/16, ठीक है। और d/4 को कंप्लीट करने में उसको समय कितना लगता है t1, तो t1 जो है इधर 16 से गुना कर देंगे तो 16 t1 बराबर क्या होगा t, तो टाइम जो लगा गुना लगा, 16 गुना लगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना है, और टेबल यहाँ पे दिया गया है, बोला किसका स्लोप। तो स्लोप बनाने के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। स्लोप के लिए क्या होता है, इसका अगर स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y, टाइम x पे लेते हैं और डिस्टेंस y पे लेते हैं, y एक्सिस पे, तो क्या होगा स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसका अगर स्लोप निकालते हैं तो y2 कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, y2 और इसको y1, इसको y2 और इसको y1, तो कितना होगा 20 - 10, ये हो गया x2 और ये हो गया x1, और 2 - 1 कितना आया 10 आया, स्लोप 10 आया। इसका स्लोप निकाल के देखिए, इसका स्लोप निकाले फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, y2 - 1, किसी में से घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई दो लगातार लीजिएगा, ठीक है। अगर लगातार नहीं मिलेंगे फिर भी वो रेशियो है सेम ही आएगा, ठीक है, कोई दो में से घटा लेना है, यहाँ से यहाँ घटा लीजिए, तो फिर यहाँ से यहाँ घटा के डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 - 30 और ये हो गया 6 - 3, x2 - x1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 30/3, इसको डिवाइड कर 10, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लोप इन ए एंड बी विल बी इक्वल। तो देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब बच्चा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने लगेगा, ग्राफ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला ही होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट, साउंड और लाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन जरूरी है, हाँ जरूरी है, एकदम सही बात है। दूसरा है प्रकाश से ध्वनि धीमी चलती है, प्रकाश से ध्वनि धीमी चलती है, सही बात है। अगला है प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं, प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चलेगा, वैक्यूम में भी चलेगा, और मीडियम होगा तभी चलेगा, मीडियम हो तब, नहीं हो तब तभी चलेगा। लेकिन ध्वनि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता होता है, लेकिन इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पहला और सेकंड सही हो गया, ए और बी सही हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सीमेंटेड फर्श पर दो बॉडी है, एक का मास m1 है और एक का मास m2, एक m1 है और एक m2 है, ठीक है, एक फर्श पर, ठीक है। और फर्श कैसा सीमेंट वाला है, जैसा भी फर्श हो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है m1 और m2 कौन बड़ा होगा, इसमें बोल रहा है, ठीक है, मतलब दोनों पर लोहे के दो टुकड़े पर यदि m2 से m1 बड़ा है तो किसमें घर्षण बल अधिक होगा। तो देखिए खूब ध्यान से, बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जिसका मास अधिक होता है उस पर घर्षण बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा, लेकिन याद रखिए घर्षण बल कब लगेगा, जब बॉडी मूव करेगा तब। अगर बॉडी रुका हुआ है तो उस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, जब चलना स्टार्ट करेगा तब पे फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट होगा। ये ऐसा दुश्मन है जब आप चलिएगा तब पे वो निशाना लगाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, एकदम फर्श पर है, इसीलिए दोनों के केस में, ठीक है, कोई भी घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो m1 और m2 पर जो घर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्टिंग इन m1 एंड m2 इज जीरो। m1 और m2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जीरो होगा, लेकिन चलना अगर स्टार्ट करता है, ये अगर चलना स्टार्ट करता है, स्टैटिक मोशन रहता है, ऐसे चलता है, एक रोलिंग वाला भी होता है, मैं समझ रहे हैं, एक स्लाइडिंग वाला होता है, आपको मालूम है। स्टैटिक वाला में ये वाला जो स्टैटिक होता है उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, उसके बाद इस स्लाइडिंग वाला में और सबसे कम रोलिंग वाला में फ्रिक्शन फोर्स होता है। लेकिन बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा नहीं, कोई काम ही नहीं करेगा। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया, ठीक है, प्लास्टिक का बोतल है, इसके मुख पर एक बैलून को रखा गया और बोतल को गर्म पानी में, किस में रखा गया, गर्म पानी में। अब गर्म पानी रखा जाएगा तो अंदर का जो हवा है वो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर फैलेगा तो बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बैलून क्या होगा, फूल गया। अब फिर इस बोतल को क्या किया गया, ठीक है,
फिर इस बोतल को ठंडा पानी में रखा गया, किसमें? ठंडा पानी में। ठंडा पानी, यहाँ पे गर्म पानी था, अब रखा गया ठंडा पानी में। ठंडा पानी में रखेंगे, अब ये गैस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कॉन्डेंस हो जाएगा, तो ये नज़दीक आ जाएगा। अब इसमें से भी गैस जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉन्डेंस हो रहा है, इसकी वजह से ही क्या होगा? पिचक जाएगा। तो पहले बैलून क्या हो गया था? फूल गया था, और बाद में बैलून क्या होगा? पिचक जाएगा। तो यहाँ पे बोला है ए में और बी में कौन कौन केस होगा, ठीक है। तो ए में क्या होगा? फूल जाएगा, और बी में क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना था, क्योंकि सीटेट में जो भी क्वेश्चन आएगा रटुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस तरह बाकी सब एग्जाम में आता है, क्योंकि बीपीएससी में भी पैटर्न बदल चुका है, और सीटेट में भी अब जो भी क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल आता है। 2021 से यहाँ का माहौल बदल चुका है, हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल, एक बेर में देख के नहीं बता सकते, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा जी लाल का चीटी काटने से कौन एसिड रिलीज होता है, ठीक है, कितना दांत दोबारा जमता है, ये सब क्वेश्चन का बाजार गया आप, ठीक है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इजी पूछे टफ पूछे, लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज की विशेषता क्या होती है? फ्यूज के बारे में कई बार बता चुके हैं। फ्यूज जो होता है भैया, पतला तार रहना चाहिए ताकि ये पिघल जाए। दूसरा, इसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोधकता होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो क्या होगा? पतला तार होगा, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 3 फरवरी 2023 का यह पेपर है। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करना, सीटेट का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, ठीक है, मैथ हो या साइंस हो या एसएसटी हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मन करे तो लाइक कीजिए, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। क्या कि अब उतना फ़ायदा के लिए कर रहे हैं, एक तो कंटेंट मिलता नहीं है, हम अपना भी तैयारी कर रहे हैं, जो समय बच रहा है आपके लिए कर रहे हैं। फिर भी आप अगर नहीं करते हैं तो फिर भी ठीक है, हम आपका काम करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।